हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल द इंडियन एकेडमी पे। मैं फिर से आपके पास आया हूँ दोबारा एमटीएस का पीवाईक्यूज़ लेकर। ये है आपका स्टेट 22। और जैसे कि आप नए होंगे अगर मेरे चैनल पे, तो मैं बता दूं कि टोटल 300 सेट कराने हैं मुझे एमटीएस के पीवाईक्यूज़ के, जिसमें से 21 सेट मैंने करा दिया ऑलरेडी। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा एसएससी एमटीएस पीवाईक्यूज़ करके, उसमें सारे वीडियोज़ को देख लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जितने भी वीडियोज़ मैं लाऊँ आप उसको देख सको। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, सो प्रैक्टिस अभी जीके का बहुत ज़रूरी है। और पीवाईक्यू से अच्छा प्रैक्टिस कोई कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फुल पीवाईक्यूज़ का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। आपको बस प्रैक्टिस करना है, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप, ओके, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। अब कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के राज्याभिषेक के वर्ष में निम्नलिखित में से किसे खान की उपाधि के साथ मुगल साम्राज्य का वकील नियुक्त किया गया था। अच्छा, ये वकील क्या होता है? आज के टाइम में वकील होता है कि जो केस वेस लड़ता है, लेकिन उस टाइम के वकील को हम लोग पीएम बोलते थे, प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि किसे वकील नियुक्त किया गया था। तो अकबर के राज दरबार में वकील कौन था, या फिर खान की उपाधि किसे मिली थी? तो बैरम खान को मिली थी, जो कि इसका संरक्षण भी था अकबर का, ठीक है, क्योंकि अकबर उस समय ज़्यादा उम्र का था नहीं, तो बैरम खान उसका संरक्षक था। चलिए, बैरम खान। अब कह रहा है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को भी कहा जाता है। देखिए, वसा और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो एनर्जी देता है हमें शरीर में, ठीक है। शरीर में अगर कोई एनर्जी देता है तो वो कार्बोहाइड्रेट है आपका, ठीक है। तो ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ होता है। जैसे चावल आप खाइए, ठीक है, रोटी खाइए आप, है ना, या घी खाइए, ये सब क्या, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट का भोजन होता है ये सब। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यवान खनिज है, यानी कि बहुत ही प्रीसियस मिनरल है। तो भाई आपका प्लेटिनम है, ठीक है। आपका जो प्लेटिनम है ना, वो बहुत ही प्रीसियस है। बॉक्साइट क्या है, तो एल्युमिनियम का क्या है, वो मिश्र धातु है। तो आपका अयस्क है, सॉरी, अयस्क है बॉक्साइट। तो प्लेटिनम आपका क्या है, सबसे प्रीसियस मिनरल है, ओके, प्लेटिनम, जो कि बहुत कम उपलब्ध होता है प्लेटिनम। अब कह रहा है कि मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। देखिए, आपको मैं बायोस्फीयर के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसमें जो भी ऑप्शन होगा देखेंगे। देखिए, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं बताइए। टोटल भारत में ना 18 अरे यार, रुको, हाँ, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ओके। सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना आपका, वो है नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है आपका, तो तमिलनाडु और केरल के साइड में है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है आपका कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। चलिए, अब क्या, तो भाई इसमें क्या कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा कौन है आपका, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये है आपका पंचमढ़ी, ठीक है। कौन सा है आपका, तो पंचमढ़ी है। मानस जो है ना आपका, ये असम का है, ये असम का बायोस्फीयर रिजर्व है, असम में। शेषाचलम है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। और अगस्त्यामलई आपका तमिलनाडु और केरला में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए, अब अच्छा ये बताइए कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कौन सा है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एक है समुद्री जीवमंडल रिजर्व, ठीक है। पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व, ठीक है, जीवमंडल रिजर्व, ये पूछता है क्वेश्चन में। तो वो कौन सा है आपका, तो वो है मन्नार बायोस्फीयर। कौन सा है आपका, मन्नार बायोस्फीयर, ठीक है। कहाँ पे है मन्नार बायोस्फीयर, तो तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछता है कि पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व कौन सा है, तो वो है आपका मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। चलिए, तो आपका मध्य प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो पंचमढ़ी, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला भारत का सबसे पुराना किला है, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम सिकंदर महान के युद्ध अभिलेख में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है। तो ये है आपका कांगड़ा का किला। कहाँ पे है ये, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा किला कहाँ है, तो कांगड़ा जिला में पड़ता है कांगड़ा किला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए, अब कह रहे हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर निम्नलिखित में से क्या मनाया जाता है। तो भाई हम लोग सब जानते हैं कि राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए,
अब कह रहा है संविधान दिवस किसके दिन पे मनाया जाएगा, आप कमेंट में बताइएगा। कह रहा है कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। आपका जो कालिदास सम्मान है ना, वो किस गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, तो ये आपका एमपी द्वारा, ठीक है, एमपी द्वारा। चलिए मध्य प्रदेश। कह रहा है कि नवंबर 2023 में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष निर्वाचित के रूप में किसने नियुक्त किया गया था। देखिए पहले चीज़ इसका इंग्लिश कर लेते हैं, फुल फॉर्म भी आप देख लोगे। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो फिक्की का फुल फॉर्म भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिएगा। और 2023 में आपके फिक्की के जो कौन है प्रेसिडेंट, वो कौन इलेक्ट हुए थे बताइए, तो ये आपके हुए थे सूरज मेहता, ठीक है। चलिए सूरज मेहता। आप कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट्स इन इंडिया। मतलब भाई महिलाओं की लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने कौन सा कदम उठाया, कौन सा स्कीम लॉन्च किया, ठीक है, प्रोग्राम लॉन्च किया। तो हिंदी आप अगर पढ़ोगे तो अच्छे से समझ लोगे। वैसे हम लोग के देश में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है आपका क्या, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यही प्रोग्राम लॉन्च किया गया होगा भारत सरकार द्वारा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। चलिए अब कह रहे हैं कि एज पर द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट इज द पुअरेस्ट। मतलब कह रहा है कि आपका राष्ट्रीय बहुउद्देशीय गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार, ये क्या है, राष्ट्रीय बहुउद्देशीय गरीबी सूचकांक के अनुसार, ठीक है, 2021 के सूचकांक के अनुसार कौन सा ग्रुप जो है ना सबसे गरीब है, यानी कि राज्यों का कौन सा ग्रुप सबसे गरीब है। तो भाई बिहार जहाँ भी होगा वो सबसे गरीब हो जाएगा। तो बिहार खोजिए कहाँ पे है, तो बिहार आपका ऑप्शन 3rd में है, यानी कि ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ओके, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, 3 टॉप स्टेट्स। अब कह रहे हैं कि विच फोक डांस हैज़ इट्स रूट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा फोक डांसेस होता है भाई बताइए, तो आपका लावनी, ठीक है। गरबा कहाँ होता है, गुजरात में। डांडिया भी वहीं। बिहू कहाँ पे, असम में, ठीक है, बिहू असम में। चलिए लावनी। अब कह रहा है कि रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर। जो रवि कीर्ति था ना वो किस का कोर्ट पोएट था, ठीक है, किसका राज दरबारी कवि था। तो ये है आपका पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था, तो चालुक्य वंश, ठीक है, चालुक्य वंश। पुलकेशिन द्वितीय किसको हराया था, तो महेंद्र वर्मन को हराया था, ठीक है। ये आपका पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराया था, और हर्षवर्धन का जो दक्षिण का जो ये था ना आपका दक्षिण में आने का सपना, वो ख़त्म कर दिया था। और आपका जो पुलकेशिन द्वितीय किसने हराया था, तो इसे नरसिंह वर्मन जो कि महेंद्र वर्मन का ही पुत्र था, नरसिंह वर्मन द्वितीय, वो पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कोंडा का क्या करता है, तो उपाधि धारण करता है। ओके, चलिए ये आपका पुलकेशिन द्वितीय। अब कह रहे कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए आपका जो स्ट्रक्चर है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, तो किस पे बेस है, तो भाई इंडिया एक्ट 1935 पे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे वो पूरा बेस है। ओके, मतलब बहुत सारा आर्टिकल्स 1935 का हमारे संविधान में लिया गया है, जो कि अंग्रेजों द्वारा था ये 1935। ओके, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक एक्टिविटी। एनारोबिक एक्टिविटी क्या होता है, अवायवीय एक्टिविटी, क्रिया, ठीक है, अवायवीय क्रिया का एग्जाम्पल। तो अवायवीय क्या होता है ना कि जैसे आप मतलब उसमें सांस, आप ऑक्सीजन से ज़्यादा अपने शरीर का यूज़ कर रहे हो, मतलब मांसपेशियों का यूज़ कर रहे हो। ओके, तो जैसे देखिए यहाँ पे स्विमिंग में क्या होता है, बहुत सांस फूलता है, ठीक है, वॉकिंग में भी होता है, स्कीपिंग में भी होता है। स्कीपिंग मतलब क्या, उछलना, जैसे रस्सी से होता है ना स्कीपिंग करना। जंपिंग मतलब क्या होता है, कूदना, मतलब जैसे आप इसका हिंदी देखोगे समझ जाओगे आप, ऊँची कूद। तो ऊँची कूद में भाई हम लोग ज़्यादा मांसपेशियों का यूज करते हैं ना, ऊँची कूद के लिए हम लोग ज़्यादा मांसपेशियों का यूज करते हैं, इसलिए अवायवीय गतिविधि का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि जल कार्यों में जल शोधन के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं को सही क्रम चुनिए। देखिए हिंदी बहुत ही ज़्यादा इसका कठोर वर्ड है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन इन वाटर वर्क्स। ठीक है, यानी कि वाटर का प्योरिफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या क्या प्रोसेस से गुजरते हैं। तो आपका है पहला फिल्ट्रेशन है, क्लोरिनेशन है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सेडिमेंटेशन है, और सॉलिड इम्प्योरिटी सेडिमेंटेशन है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे आपका गंदा पानी है, ठीक है, तो पानी में जो भी आपका इम्प्योर मटेरियल है ना उसको छोड़ देते हैं ताकि वो तल पे बैठ जाए। ठीक है, आपका मान लीजिए ये सब गंदा प्रोडक्ट है जल का, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ है, तो ये आपका तल पे बैठ जाए तो उसको बोलते हैं सॉलिड इम्प्योरिटी सेडिमेंटेशन। ठीक है, आपका 4 सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, 4।
चलिए, तो 4 से ये भी है और ये भी है, ये दोनों ऑप्शन गलत। अब देखते हैं, देखिए जब आपका ये तल पे बैठ जाएगा ना दोस्त, तब क्या करते हैं कि एक मतलब इसको फिर छोड़ देते हैं, ताकि मतलब इसमें क्या बोलते हैं, मटेरियल जो है ना, इसमें एक मिलाते हैं ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ है ना एक जगह जम जाए। ठीक है, क्या हो जाए वो, तो भाई आपका वो जम जाए। ओके ओके। अब क्या है भाई, तो आपका मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो आप सब जो है ना, जितने इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है, साथ में मिल जाए, ताकि सबको फिल्ट्रेशन करें तो एक ही बार में सब निकल जाए। तो इसको बोलते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सेडिमेंटेशन। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, जम गया है। ठीक है, अब उसको हम फिल्ट्रेशन करेंगे, यानी कि उसको हम छान लेंगे। फिर उसको छानने के बाद ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा इम्प्योरिटी सारा आपका। फिर उसको क्या करेंगे, तो क्लोरीनेशन कर देंगे। फिर उसको क्या कर देंगे, मतलब आपका मतलब उसको शुद्ध कर लेंगे प्योर तरीके से, जो भी जल है उसको फिर से प्योर कर लेंगे आपका। ठीक है, तो आपका पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 4 3 1 2, यानी ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी आप देख लीजिए। पहले ठोस अशुद्धि का अवसादन करेंगे, फिर उसको निलंबित करेंगे अशुद्धि अवसादन का, फिर उसको निष्पंदन करेंगे यानी फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर क्लोरीनीकरण करेंगे। लास्ट स्टेज आपका क्या होता है, क्लोरीनीकरण, मतलब आप उसको शुद्ध करोगे और प्योर पीने लायक पानी बनाओगे। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन 4। अब कह रहे हैं कि मैसूर बंधु जो हैं किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो भाई आपके जो मैसूर बंधु थे ना, 2 भाई थे आपके मैसूर बंधु। ठीक है, तो इन्हें किस वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता था, तो ये वायलिन के लिए बहुत फेमस थे। ठीक है, आपका मैसूर नागराज एक का नाम था। ठीक है, तो ये है आपका वायलिन के लिए फेमस था। चलिए, अब कह रहे हैं कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में। ठीक है, कहाँ की थी, तो बॉम्बे में। ओके, चलिए, अब कह रहे हैं कि वेटिंग फॉर द वीज़ा किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो आपका ये जो वेटिंग फॉर द वीज़ा है ना, ये आपका भीमराव अम्बेडकर का आत्मकथा है। ठीक है, चलिए, अब कह रहे हैं कि क्रिकेट पिच की मानक लंबाई क्या है, तो 22 गज होती है, सिंपल। अब कह रहा है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित निम्नलिखित बंदरगाहों के समूह कौन से हैं, तो बंगाल में की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है, तो हल्दिया तो है, लेकिन कंडला जो है ना आपका, ये आपका गुजरात में है। ठीक है, तूतीकोरिन और कोचीन आपका कहाँ पर जाएगा, तो केरला में। हल्दिया और पारादीप यही सही है आपका। ठीक है, ये आपका है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलिए, हल्दिया और पारादीप। कह रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा 2023 में लंबित संविदात्मक विवादों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम था। ये आपका करंट अफेयर्स है, आप इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका विवाद से विश्वास 2। ठीक है, ये आपका योजना लाया गया था। चलिए, अब कह रहे हैं कि शुद्धि आंदोलन किस संगठन द्वारा आरंभ किया गया था, शुद्धि आंदोलन आपका आर्य समाज। शुद्धि आंदोलन था क्या, तो भाई जो भी लोग हिंदू धर्म को छोड़ के किसी और रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिए थे ना, तो उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, चलिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अभी जस्ट बताएं आपको, 1875 में, मुंबई में या फिर बॉम्बे। ठीक है, पहले इसको बॉम्बे कहते थे, आर्य समाज। अब एक गरीब व्यक्तियों के लिए अनुकूलित बचत, ऋण और बीमा सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, चलिए, आपका सूक्ष्म वित्त संस्थान। ओके, अब कह रहे हैं कि 2023 में भारत में आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट आईसीसी कप, ठीक है, का कौन सा संस्करण था, बताइए। तो ये 16वां था, 13वां था, क्या था, तो ये 13वां आपका संस्करण था। ठीक है, जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था ना आपका, जिसमें इंडिया हार गई थी बेचारे। ठीक है, चलिए, संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पे की जाए। देखिए देखिए, या तो राष्ट्रपति हो या तो गवर्नर हो, दोनों का सेम होता है। अगर देश में कोई भी काम होगा तो राष्ट्रपति के नाम पे होगा, अगर स्टेट में कोई भी काम होगा तो वो गवर्नर के नाम पे होगा। काम कोई भी करे, ठीक है, मान लीजिए उसमें राष्ट्रपति का कोई मर्जी भी नहीं है ना, लेकिन नाम पे किसका होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, कोई भी काम राष्ट्रपति के नाम पे होगा। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है ना, वो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो भी काम होगा इसके नाम पे होगा। तो ये आपका अनुच्छेद 77 एक कहता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 74 होता है, जो कि क्या कहता है कि आपका जो राष्ट्रपति है ना, वो टोटली हैंडल बाय पीएम। ठीक है, पीएम के द्वारा टोटली हैंडल्ड है। ठीक है, मतलब पीएम ज़्यादा पावरफुल है,
आपका आर्टिकल 74 कहता है। चलिए, तो सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और चैनल प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है, लाइक भी किया कीजिए अगर आप वीडियो देखते हैं तो, ठीक है, यहाँ तक अगर देखे होंगे तो चलिए ठीक है, बाय बाय। फिर से एक नई वीडियो के साथ आऊँगा दोबारा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।